हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। तो आज की क्लास आप सभी को पता होगा, जो हमारा कंटिन्यू सेशन चला आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का, उसी पे बेस्ड है। आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स है, कि पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल साइंस, तो इसका जो दो बुक है, ठीक है, इसका दो बुक है। तो जो बुक वन है, यह हम लोग कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। बुक टू हम लोग बुक वन कंप्लीट करने के बाद करेंगे। बुक वन का भी ये दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वन जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, और चैप्टर टू जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। और आज चैप्टर तीन जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यह भी कंप्लीट हो जाएगा। सभी चैप्टर को चार पार्ट में बनाया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। जो भी कीवर्ड वगैरह आते हैं उस सबको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, और मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका चैप्टर थ्री का आज लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। आज लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और उसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर, मतलब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको तो पता है ही, और जो हमारे व्यूवर्स नहीं है उनको भी बताइए कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यू चली आ रही है। और मंडे से, ये मेरा प्रॉमिस है, मंडे से यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास मंडे से क्लास 12th के लिए स्टार्ट हो रही है। इसलिए सारे बच्चों से मैं सारे हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप उन सभी बच्चों को बताइए जिनका 2024 में एग्जाम होने वाला है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, किसी भी बोर्ड से हो, उन सभी के लिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस का, और मंडे से इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो बातें मैंने आपको बताई। पॉलिटिकल साइंस की क्लास यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार चलती है, और शाम को 8 बजे चलती है। 8 बजे शाम में पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है। और जो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास की, तो यह भी कंटिन्यू हो जाएगी। और कितने बजे से होगा, ये आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वह क्लास कितने बजे आने वाली है। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जो 2024 का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, इसको मैंने काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, जिनका एग्ज़ाम है 2024 में, वो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह से सिलेबस का डिस्क्राइब नहीं किया गया सिलेबस को। इसीलिए मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर मतलब जाकर के देखिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सके, या मुझे अगर कोई पीडीएफ आप लोगों से शेयर करना हो तो मैं वहां पे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। साथ ही साथ जितना भी मैंने बताया, जितना भी क्लास हो गई है, पीछे जितनी भी क्लासें हो चुकी है सिलेबस के बारे में, और एक चीज और, यहाँ पे जो दो 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 तीन शब्द होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और पॉलिटी, ये जो तीन शब्द होते हैं हिंदी में, इनको राजनीति, राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन शब्दों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों के सामने ये कंफ्यूजन ना रहे, और ये गारंटी भी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सामने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जितना भी वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे सिलेबस हो या ये वीडियो जो आपको दिख रहा होगा, या फिर जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उस सब का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद अगर बात करें, तो इससे पहले जस्ट हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और कंटिन्यू चली आ रही है, ये आप सभी को पता होगा। हमने अमेरिकी संस्कृति के बारे में देखा था। मैंने आपको अमेरिकी संस्कृति के बारे में बताया था कि उसके बाद अमेरिकी सैन्य वर्चस्व के बारे में बताया था। बेसिकली हम लोग अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे सैन्य वर्चस्व, ठीक है, सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो, ठीक है। और उसके बाद सांस्कृतिक जो वर्चस्व है अमेरिका की, इस सब के बारे में, संस्कृति जो अमेरिकी की संस्कृति की कितनी ज्यादा वर्चस्व है, इस सब के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या अमेरिका का जो इतना ज्यादा वर्चस्व है पूरी दुनिया में, अभी भी है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इससे पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अमेरिका अभी पावरफुल नहीं है, अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में नहीं है, बल्कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में है।
अमेरिकी शक्ति में क्या क्या बाधाएं हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ शुरू होता है हमारा सेंटेंस कि इतिहास गवाह है, यानी कि ऐसा पहले होता चला आ रहा है। जो साम्राज्य होते हैं उनका पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से होता है। आपको याद होगा रामायण, ठीक है, रामायण याद होगा। ये सारे बच्चे रिलेट करेंगे, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रामायण का, कि रामायण में जो श्रीलंका था उसका पतन क्यों हुआ था? उसकी जो अंदरूनी कमजोरियां थी, जो अंदरूनी गड़बड़ियां थी, इसकी वजह से, क्योंकि विभीषण जो है, रावण के द्वारा विभीषण को निकाल दिया गया और विभीषण ने सारे भेद राम भगवान को बता दिए थे। यानी कि उस साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरियां क्या क्या थी, रावण की क्या कमजोरियां थी, कैसे प्रहार करना है, कैसे रावण मरेगा, ये सब बातें विभीषण को पता थी। उसी प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व की भी सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। उसको अंदर से ही, अपने देश के अंदर से ही, वहां के लोगों से ही, वहां की संस्थाओं से ही चुनौती मिल रही है। बात करें कि अमेरिकी वर्चस्व में क्या क्या बाधाएं हैं, तो अमेरिका की संस्थागत बनावट है। जैसे हमारे यहाँ संस्थागत बनावट है ना, तीन तरह का मतलब बनावट, जो सरकार है उसके तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था है। और जो कार्यपालिका है, ठीक है, इसको सैन्य शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग करने से वहां की विधायिका रोकती है, वहां की संसद रोकती है, और वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस रोकती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बाधा है कि अमेरिका का कोई भी अगर जनरल होगा, सैन्य जनरल हो सकता है, या फिर कोई भी राष्ट्रपति अगर चाहेगा कि अपनी मनमर्जी से अमेरिकी सेना का यूज कर ले, कहीं भी युद्ध में कूद जाए, कहीं से भी वापस चले आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए वहां की विधायिका वहां पे है मौजूद। दूसरा है अमेरिकी समाज की प्रकृति। अमेरिकी समाज का नेचर ही ऐसा, वहां का संचार व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत है। संचार प्रणाली काफी ज्यादा मजबूत है, जिस वजह से वहां के लोगों में सूचनाओं का आदान प्रदान काफी इजीली तरीके से हो पाता है, और लोग जागरूक है वहां पे कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, क्या सही है उनके लिए, क्या बुरा है, ये उन्हें अच्छे से पता है। और तीसरा नाटो, जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं और ठीक सुन भी रहे हैं। जो नाटो है, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है, जिसका नेतृत्व भी अमेरिका ही करता है, जिसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन किसको, नाटो को बोला जाता है। नॉर्थ, एनएटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में जो भी देश हैं, उसमें उन देशों में कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, अमेरिका का हित है। क्योंकि नाटो में जो जो भी कंट्री है, उनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बड़ी है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। कहने का अर्थ है कि अमेरिका का सामान उनके बाजारों में खपत होता है, जिससे क्या होता है कि अमेरिका को टैक्स आता है काफी ज्यादा, अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा कमाता है उनसे। और नाटो एक संगठन है जिसके वजह से, जिस बदौलत अमेरिका पे अंकुश लगाया जा सकता है, अगर उसके सहयोगी नाटो के जो मेंबर है वो चाह लें तब। ठीक है, यहाँ चाहने की बात है, अगर नहीं चाहते तो वो अलग मैटर है। लेकिन अमेरिका का जो वर्चस्व है, इसमें अड़चने आ सकती है, इसमें रुकावट आ सकती है नाटो की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक तीनों जो तीनों मेन पॉइंट है, ये समझ में आ गया कि अमेरिकी वर्चस्व में सबसे बड़ी बात क्या है। उसके बाद भारत अमेरिका संबंध की हम बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग भारत अमेरिकी संबंध की भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे जो अमेरिका का जो वर्चस्व है, क्या उससे उबरा जा सकता है, क्या उससे निपटा जा सकता है या नहीं निपटा जा सकता, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, आप सभी को पता है, यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था, यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था 1999 में हुआ था। क्योंकि भारत यूएसएसआर के कुछ ज्यादा ही करीब था, और 1971 में जब भारत और यूएसएसआर के बीच 20 सालों के लिए शांति और मित्रता की संधि की जाती है, उसके बाद भारत सोवियत संघ के प्रति कुछ ज्यादा ही झुकाव हो जाता है, भारत का कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, भारत मित्र विहीन हो गया दुनिया में। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उससे जोड़ना था।
उसके अनुकूल बनाना था। इसलिए 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी पूरी दुनिया के लिए। और क्या किया भारत ने? अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। यह जो उदारीकरण हुआ था, आप सभी को पता होगा, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था ऐसा फैसला। ऐसी नीति से हुआ क्या कि ऐसी नीति और प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर हुई भारत की। जब से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तो अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से बढ़ी आगे। और यह जो अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से बढ़ी, तो व्यापारिक संबंध हमारे यानी कि भारत के और अमेरिका के काफी नॉर्मल होने लगे। और अमेरिका जो है अब बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पार्टनर, व्यापार पार्टनर बन गया है। और हाल के समय की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चीन भी पीछे छूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन भी पीछे छूट चुका है, अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच दो नई बातें सब उभर कर सामने आई है। एक तो टेक्नोलॉजी। मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच कोई मिलिट्री समझौता होता है, कोई सैन्य समझौता होता है, जिससे भारत वहां से डिफेंस के जो सामान है वो खरीदता है, या कोई और भी फील्ड में समझौता होता है, तो वहां पे सबसे पहली बात ये रखी जाती है भारत के सामने, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, यह भी ट्रांसफर करने की बात की जाती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। आप जो सामान बेच रहे हैं हमको बेचिए ही, साथ ही साथ इसका प्लांट भी लगाइए हमारे यहाँ, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें दीजिए कि आप ये कैसे कर रहे हैं, तभी हम आपसे सामान खरीदेंगे। भारत हाल फिलहाल में ये कई सारे देशों के सामने शर्त रखा है, जिसमें से आपको पता होगा P-75I, जो परमाणु पनडुब्बी बनाई जानी थी कुल 6। इसमें भी भारत ने इसी प्रकार की कुछ शर्तें रखी थी फ्रांस, जर्मनी, रूस के सामने में, जिस वजह से सारे देश पुल आउट कर चुके हैं। और फिर से बात नई सिरे से चल रही है कि किस प्रकार से भारत की शर्तें कम की जाए या भारत अपनी शर्तें कम करे, जिससे सारे देश आकर के एक साथ मिल करके भारत के लिए पनडुब्बी बनाएंगे। बहुत सारी शर्तें उसमें। लेकिन भारत अब जब भी किसी देश के साथ व्यापार करता है, इस तरह की बहुत ही महंगी व्यापार होती है, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाती है। और यही बातें अमेरिका के साथ हुई। अमेरिका में बहुत सारे अप्रवासी भारतीय हैं, यानी कि ऐसे भारतीय जो अमेरिका में जाकर के बस गए हैं। वह अमेरिका की में बहुत ही लीडिंग पोस्ट में, अभी आप सुन रहे होंगे सुंदर पिचाई, गूगल की सीईओ, ठीक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, और बहुत सारे ऐसे नाम है। कुछ समय पहले ट्विटर के भी सीईओ थे पराग अग्रवाल। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारत के हैं, भारत ने दिए हैं अमेरिका में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं। आईटी क्षेत्रों में, अमेरिका के आईटी क्षेत्रों में भारत के बहुत सारे जो है इंजीनियर है, ये काम करते हैं। नासा में बहुत सारे इंजीनियर है। अमेरिका में लगभग जो जितनी अच्छी स्टार्टअप कंपनियां, जितनी अच्छी टेक कंपनियां हैं, अगर उन 100 की बात करें तो लगभग 15 भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा ही तैयार की गई हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका भारत को वरीयता देता है क्योंकि भारत में क्वालिटी है। जो भी लोग यहाँ से एनआईटी से, आईआईटी से, आईआईएम से या एमबीए वगैरह करके जाते हैं वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनमें, और वो अमेरिका के डेवलपमेंट में, वहाँ की टेक्नोलॉजी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं और अमेरिका इस बात को जानता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए, मैं फिर से कहता हूँ, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? उसके बाद भारत अमेरिकी संबंधों की संभावित रणनीति के बारे में हम बात करें, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है? यह जो है एक अलग टॉपिक है। जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति के, वैश्विक राजनीति के एक्सपर्ट है, जो वैश्विक संबंध है, सैन्य संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, इसके जो एक्सपर्ट हैं, इनका मानना है कि भारत को वाशिंगटन, यानी कि जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, कभी कभी भारत को नई दिल्ली के संदर्भ में भी संबोधित किया जाता है, तो अमेरिका से ध्यान, ठीक है, अमेरिका से ध्यान ना हटा ले, यानी कि वाशिंगटन से डिस्टेंस बना ले और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दे। भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दे, ऐसा एक तबके का मानना है। जो एक्सपर्ट है उसके एक तबके का मानना है। वहीं दूसरे तबके के जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है कि भारत ऐसी रणनीति बनाए जिससे क्या होगा, भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठा सके, अमेरिकी वर्चस्व में रहते हुए ही उसका फायदा उठा सके। और जो ये इस टाइप के जो भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अमेरिका से डिस्टेंस बनाकर, अमेरिका से
बैर मोल लेकर के हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए हम अमेरिकी वर्चस्व में ही रह करके उसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं जो तीसरे प्रकार के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि भारत अपनी अगुवाई में जितने भी विकासशील देश हैं, उनका एक गठबंधन बना ले और भारत उसको नेतृत्व प्रदान करे। इसमें क्या होगा कि अगर बहुत सारे देश आएँगे, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी जीडीपी आएगी, बहुत बड़ा उन देशों का मार्केट आएगा, वहाँ के लोग आएँगे उसके अंतर्गत। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है, यह कहीं न कहीं इसको कम किया जा सकता है, इसको प्रतिकार किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका का सामान का खपत तो दुनिया में होता ही है ना। दुनिया के बहुत सारे देश व्यापार करते हैं। तो अमेरिका अपनी मनमानी करने से यहाँ बचेगा या अमेरिका की मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट पे, जो अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। यहाँ पे निपटा छूट गया है, कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है? कैसे उबरे कर सकते हैं, कैसे उबरे, उबरे या निपटे, ठीक है? अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे या कैसे उबरे। अगर अभी के सिनेरियो की मैं बात करूं, तो अमेरिका जो सैन्य शक्ति है, जस्ट आपने इससे पहले की क्लास में जो पार्ट थी उसमें आपने देखा था कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा वो अपने सैन्य शक्तियों पे, सैन्य संसाधनों पर खर्च करता है, अपने सैनिकों पे खर्च करता है। दुनिया के लगभग 10 से 12 टॉप मोस्ट कंट्री, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो उन सभी को मिलाकर भी उतनी जीडीपी नहीं होती जितनी अमेरिका की अकेले हो जाती है। तो कहीं न कहीं अमेरिका की सैन्य शक्ति इस वजह से दुनिया में सबसे बड़ी है और इसका कोई मुकाबला फिलहाल तो नहीं कर सकता है। कुछ देश मिल करके कर सकते हैं, जिनमें भारत भी एक है। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश अमेरिकी वर्चस्व को रोक सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीनों देशों के बीच आपस में विभेद है, आपस में मतभेद है। भारत चीन कभी इन मसले पर एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि चीन भारत के इंटरेस्ट में कभी बात नहीं करता। चीन बार-बार क्या करता है, लद्दाख में कुछ ऊट-पटांग हरकतें करता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में ऊट-पटांग हरकतें करता है। अभी जो हुई है G20 की बैठक, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में हुई है, वहाँ पे चीन ने बॉयकॉट कर दिया उस बैठक का। उसका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, इसलिए हम यहाँ पे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तो चीन और भारत का साथ आना बहुत ही मुश्किल है, और भारत और रूस का भी साथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की डिमांड अभी अलग-अलग हो चुकी है और रूस उतना पावरफुल रह नहीं गया। हालाँकि पावरफुल है, लेकिन इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है रूस। बहुत ज़्यादा, जो यूक्रेन की वजह से रूस बहुत ही पीछे जाने वाला है आने वाले समय में। उसके बाद एक तो ये हो गई, पहला कि कैसे उबरा जा सकता है। दूसरा एक होती है बैंडवैगन रणनीति, ठीक है? यह होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, ठीक है? उसके विरुद्ध आप ना जाए, उसके अगेंस्ट में ना जाए, उसके खिलाफ ना बोले, बल्कि उसके वर्चस्व में ही रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाया जाए। और इस रणनीति की भी बात की जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि बैंडवैगन रणनीति अपना करके दुनिया के देश अमेरिकी वर्चस्व से उबर सकते हैं, बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके व्यापार, उसके वर्चस्व के अंदर रहते-रहते उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, जैसे भारत करता है। भारत व्यापार भी करता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है। भारत अमेरिका के विरुद्ध भी नहीं गया है। अमेरिका से निवेश आ सकता है, अगर भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहते हैं तो निवेश आता है और निवेश आ भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत को अगर हम एग्ज़ाम्पल में रखें, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के केंद्र में भारत को रखें, तो बहुत अच्छे से आप या मैं सब कोई रिलेट कर सकते हैं कि बैंडवैगन रणनीति कितनी ज़्यादा सहायक है, जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जो कमज़ोर देश हैं, इन सभी के लिए बैंडवैगन रणनीति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, ठीक? उसके बाद और रणनीति है दूर रखने या छुपा लेने की रणनीति, ठीक है? दूर रखने या छुपा लेने की रणनीति। इसके तहत क्या होता है कि दुनिया के सभी देश, लगभग सभी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, खुद को बेवजह ही अमेरिका की नज़रों में आने से बचाते हैं। वह अमेरिका से सीधा-सीधा किसी भी मैटर पे सीधा-सीधा उलझना नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका हर चीज़ में ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका के पास सबसे बड़ी सेना है, मतलब सबसे बड़ी सेना नहीं, लेकिन सबसे पावरफुल सेना है। उसके बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अच्छी संस्कृति है, इसलिए कोई भी देश सीधा-सीधा अमेरिका से टकराने से बचता है। लेकिन यह जो रणनीति है दूर रखने की या छुपा लेने की, यह छोटे देशों को ज़्यादा सूट करता है, बड़े देशों को नहीं करता है। क्योंकि बड़े देश कब तक अमेरिका की नज़रों से बच के रहें? बात करें रूस की,
बात करें चीन की, बात करें भारत की, बात करें यूरोपीय संघ की, तो ये सब देश कब तक अमेरिका की नजरों से बच करके रह सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये छोटे देशों के लिए सही है। और अगर बड़े देशों की बात करें तो वही बैंड वैगन रणनीति काफी ज्यादा सही है। उसके बाद और अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती सारे देश मिलकर के नहीं दे सकते। अभी तक बैंड वैगन रणनीति सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जो भी राज्येतर संस्थाएं हैं, इसके द्वारा अमेरिका के वर्चस्व की जो रणनीति है, जो अमेरिकी वर्चस्व है, इसका प्रतिकार किया जाए, इसका विरोध किया जाए। अब वो राज्येतर संस्थाएं कौन कौन सी है? जो स्वयं सेविक संगठन होते हैं, ठीक है, एनजीओ टाइप के जो होते हैं, सामाजिक आंदोलन करता है, स्पेलिंग में एरर है, टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक आंदोलन करता है वो, मीडिया का कोई एक तबका साथ आए, बुद्धिजीवी वर्ग साथ आए, कलाकार साथ आए, लेखक साथ आए, इत्यादि लोग जब साथ आएंगे और ये सब साथ मिलकर एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाएंगे, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के अगेंस्ट उनको खड़ा होना होगा, लोगों को मनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ वही लोग नहीं आएंगे बल्कि अमेरिकी नागरिकों को भी शामिल करना पड़ेगा, जिनको ये लगता है कि अमेरिका का जो ये वर्चस्वकारी नीति है ये गलत है। और वह सब मिलकर के कहीं न कहीं विरोध करेंगे अमेरिकी वर्चस्व का, तब जाकर अमेरिका के वर्चस्व को थोड़ा-सा कम किया जा सकता है। यहाँ भी थोड़ा-सा ही है, पूरा-पूरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक? इसलिए यहाँ से थोड़ा-सा ही कहना सही रहेगा, ज़्यादा कहना सही नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक? अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अमेरिका का भी वर्चस्व जो है ना बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में बात करें तो यूरोप में फ्रांस जो था 1660 से लेकर 1713 तक फ्रांस का दबदबा था। उसके बाद ब्रिटेन समुद्री व्यापार के बलबूते उसने अपना साम्राज्य कायम किया और 1860 से लेकर 1910 तक बना रहा। ठीक है, एक समय तो ऐसा कहा जाता था 1860 में जब विक्टोरिया का शासन हुआ करता था, तो सूर्य अपने मतलब जो है ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित है, ब्रिटिश साम्राज्य कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, पहले ऐसा कहा जाता था। लेकिन फ्रांस का भी साम्राज्य गया, ब्रिटेन का भी साम्राज्य गया और अमेरिका का भी साम्राज्य एक ना एक दिन जाएगा, ये बात तय है और इतिहास से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। लेकिन कब जाएगा और कितनी जल्दी जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है, कहीं अलग से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर से मैं बात करूं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्लास मंडे से आ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास मंडे से सोमवार से। टाइम क्या रहने वाला है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका टाइम क्या क्या रहने वाला है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। थैंक यू।